बर्निंग स्टॉक्स में मैम सबसे पहले मैं आज एक आईटी स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूँगा। आज एचसीएल टेक के जो नंबर्स आए डिसअपॉइंटिंग थे और उसने पूरा आईटी सेक्टर और उसके साथ साथ बाजार का मूड भी ख़राब कर दिया। एक समय तो ये इंडेक्स 5% तक टूट गया था, अभी 3.5% के आसपास ही गिरावट है। तो इंडेक्स इनका नंबर्स ख़राब हैं एचसीएल टेक के, और उसके साथ साथ गाइडेंस ये तो और भी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो दोहरी एक मार पड़ी है एचसीएल टेक के नतीजों की, और उसके साथ साथ टाटा एलेक्साई, परसिस्टेंट, इनके भी नतीजों से निराशा ही लगी है। अब एचसीएल टेक की जहाँ तक बात है तो इनके नंबर्स में आप देखिए जो एबिट मार्जिन है वो 18.6% से घटकर 17.6% पर आना था। 1% का ड्रॉप आना था, लेकिन 2% गिर जाएंगे मार्जिन, ये बाजार ने नहीं सोचा था। FY26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 3.9% पर आई है। जो गाइडेंस थी वो 4 से 4.5% की थी, यानी कि जो लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस रेंज थी वो भी नहीं मीट कर पाई कंपनी। हालांकि इसको पिछले क्वार्टर ऊपर की और रिवाइज किया गया था। और जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है कंपनी ने 1 to 4% की दी है। बाजार मान के चल रहा था 3 से 6% की शायद यहाँ पे बात हो सकती है। तो बहुत ही नीचे के नंबर्स आए हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी हुआ है। और दूसरी तरफ परसिस्टेंट की जो टोटल डील विन आई है वो 10% घटकर $600 मिलियन के आसपास आई है, जो कि पहले $674.5 मिलियन थी। तो आईटी सेक्टर में नंबर्स को लेकर एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, जिसका इम्पैक्ट हमने पूरे सेक्टर पर ही देखा है। मैम, अच्छा लोअर लेवल से वैल्यू बाइंग आपने भी सजेस्ट किया था, स्टॉक चले भी हैं, लेकिन अब नंबर्स इनके डिसअपॉइंट कर रहे हैं। अभी वैल्यू बाइंग का मौका ढूंढना चाहिए इस गिरावट में, या और गिरने दें अभी? HCL स्पेसिफिकली, परसिस्टेंट स्पेसिफिकली, जो गाइडेंस है और जो नंबर्स है वो डिसअपॉइंटिंग है। और नंबर एक बार को खराब चले जाते खराब होते तो ये चल भी जाता, बट जो फ्यूचर प्रोजेक्शन इनकी फिर से इन्होंने रखी है वो भी डिसअपॉइंटिंग साइड में ही है। एंड एक और बात ये है कि जो पिछली प्रोजेक्शन थी वो फेल हुई। तो मार्केट होता है ना कि आप अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हो क्या। देखिए, पर्दे के पीछे समझने का कोशिश करता है भाव। जो जो नहीं दिख रहा है, मतलब जो बताया गया वो ठीक है, बट उसके पीछे भी थोड़ा बाल की खाल निकालने की कोशिश करता है प्राइस चार्ट। तो वो सब जो दिख रहा है ना अभी, जो मुझे लगता है कि HCL टेक स्पेसिफिकली या परसिस्टेंट और यहाँ से 10% तक और टूट सकते हैं, और फिर वहां पर आपको दोबारा री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब शायद आपको, और ये नॉट यू मतलब व्यूअर्स, अब शायद आपको और ज्यादा चीज मेरी बात समझ में आ रही है कि जो पिछली बार कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आईटी में स्पेसिफिकली बात किया था दैट जो आपको बाय करना है TCS के साथ पेयर, या तो विप्रो या इन्फोसिस। अब याद आ रहा होगा आप लोगों को क्यों मैंने वो बात बोली थी। तो कंपैरेटिवली इनके रिजल्ट हेवी डीप पॉकेट्स है। इस जो शॉकअप आया है इसको एब्जॉर्ब करने की इनकी क्षमता है, इनके पास बड़ा पैसा है। इसीलिए चीजें मैं बार बार बीच बीच में जब भी मौका मिल रहा था एक्सप्लेन कर रही थी, क्योंकि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप लेवल की जो थोड़ी कंपनीज है ना, हालांकि परसिस्टेंट का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, HCL टेक का थोड़ा सा जो सर्विस सेगमेंट में है वो उसके साथ साथ मेंटेनेंस पार्ट पे है। तो ये सारी चीजें अब कटिंग इट शॉर्ट, तो आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर अगर आपको जाना है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये बड़े रिफॉर्म से गुजर रही है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको 5 स्टॉक्स रखने चाहिए एक ही पोर्टफोलियो, मतलब आईटी वाले पोर्टफोलियो में। अब वो कैसे हो सकते हैं बाकी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट करेगा, मैं अपना राय आपको रख सकती हूँ इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द आईटी एंड नॉन आईटी। लेकिन उन कंपनीज के नाम भी होंगे जो आईटी का भी थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें यूज करती हैं। तो पहले तो कोर TCS के साथ यू कैन पेयर विप्रो वगैरह, या फिर विप्रो या फिर इन्फोसिस, दोनों में से कोई एक आप रख सकते हो। इन तीनों में रिजर्व्स हैं अच्छी खासी, इनकी डीप पॉकेट्स हैं। तो ये इस जो भी चेंजेस हैं, ये जो भी डेवलपमेंट के लिए जो पैसा लगने वाला इनके पास है, ये उसको बर्दाश्त कर सकती है। छोटी कंपनीज में ये सर्वाइवल चीज पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, या तो ये या फिर वो किसी के साथ मर्ज हो जाएंगे या फिर टाई अप करेंगे। ठीक है, बाकी दूसरे आपको कोर आईटी वाले सेक्टर स्टॉक्स मत लेना। आप परसिस्टेंट ले सकते हो या सीमेंस जैसे, या फिर ऐसे स्टॉक जो कि आईटी के साथ साथ आईटी टेक्नोलॉजी EMS इसके कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं हो, जिसमें कि आप डिक्सन टेक देख सकते हैं, परसिस्टेंट देख सकते हैं डिस्काउंट के बाद में, या फिर आप कोफोर्ज या सीमेंस, ये 4 स्टॉक्स में से कोई भी आप 2 या 3 स्टॉक उठा सकते हैं विद दिस 3 पेयर। तब जाकर के, इन माय ओपिनियन, तब जाकर के आप आईटी में सस्टेनेबल सेफ, क्योंकि हमको अपना डाउनसाइड ड्रॉ डाउन जो है उसको कंट्रोल करना है, तब जाकर के आप आईटी में एक ड्रॉ डाउन कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़ सकते हो। और यही ऐसे कुछ तरीके से आपका वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अब रही बात स्पेसिफिकली, मैंने अच्छा खासा आईटी को कैसे हैंडल करना बता दिया है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं यही चीज पर अभी काम कर रही हूँ, नॉट इन माई पोर्टफोलियो, फॉर द मेंबर्स। नाउ HCL टेक और परसिस्टेंट,
हमको, या फिर कोफोर्ज, इन सभी स्टॉक में कोफोर्ज भी शायद 5% अप टू, बट HCL टेक एंड परसिस्टेंट अप टू 10% और डिक्लाइन आ सकते हैं। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। अगर आपकी पसंद का वो स्टॉक है, अगर आपको लग रहा है, तो वहां पर आप खरीदारी का व्यू लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, तो HCL परसिस्टेंट में 10% और फॉल आ सकता है, इसमें आप वेट कीजिए। और आप कह रहे हैं कि TCS और विप्रो में से आप कोई भी चाहें तो एक स्टॉक खरीद सकती हैं, राइट? CS के साथ विप्रो या फिर इन्फोसिस। TCS शुड बी देयर, बट उसके साथ इन्फोसिस या फिर विप्रो। अच्छा, मतलब TCS तो मस्ट हैव है, और TCS के साथ साथ आप इन्फोसिस और विप्रो में से कोई एक साथ में ऐड कर लें, अगर आपको 2 स्टॉक्स लेने हैं तो। लार्ज कैप पॉकेट से, बाकी लार्ज कैप पॉकेट से। जो बाकी जो 4 ऑप्शन दिए उसमें से जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, ओके। तो आप TCS के साथ साथ इन्फोसिस या विप्रो में से कोई एक स्टॉक चुन लीजिए। और HCL टेक और परसिस्टेंट अगर आपको पसंद है तो 10% और रुक जाइए, नीचे मिलेंगे तो आप इसमें खरीदारी करके चलिए। ABB इंडिया, मैम इसको देखिए ज़रा, इस स्टॉक ने आज अपना नया 52 वीक हाई भी छुआ है। जब मैंने लास्ट देखा था 7,758 रुपये 50 पैसे का। अब हुआ क्या है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है, जिसे हम ABB लिमिटेड या ABB ग्लोबल के नाम से जानते हैं, उनके Q1 CY26 यानी कि Q1 2026 के जो कैलेंडर ईयर वो फॉलो करते हैं, उसके नतीजे आए और नतीजों से काफ़ी जोश बना है। जोश इसलिए बना है क्योंकि उन्होंने अपनी जो इंडिया स्पेसिफिक बिजनेस है या इंडिया रीजन का बिजनेस है, उसकी जो ऑर्डर इनफ्लो है वो 26% की ग्रोथ उन्होंने दर्ज की है अपने नंबर्स में, जो उन्होंने घोषणा की है। और उन्होंने ये भी बोला है पेरेंट कंपनी ने कि वो इंडिया में कुछ $75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट होगा एक तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा जो इनकी R&D कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो ये एक कारण है जिस वजह से ABB इंडिया आज काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, नया हाई भी इसने टच किया है। इसमें मैम क्या करना चाहिए अगर किसी का पहले से रखा हुआ है या फिर कोई फ्रेश खरीदने के बारे में सोच रहा है? दोनों पर्सपेक्टिव से राय दीजिए। ऑलराइट, हैप्पी टू शेयर दिस। 20 फरवरी को 6,100 के भाव पर इक्विटी मेंबर्स हमारे जो है उनको खरीदवाया था। टारगेट जो देखे थे, जो प्रोजेक्ट किए थे, वो 6,290 ऑनवर्ड्स अप टू 7,400 थी। और ये स्विंग ट्रेड का व्यू था, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम अप्रैल में आज है, और मात्र मतलब 2 महीने 60 डेज के अंदर में सारे दिए हुए टारगेट जो थे अचीव हो चुके हैं। ये 20 फरवरी का ही ट्रेड है। स्टॉप लॉस अब उसकी जरूरत ही नहीं है, हिट नहीं हुआ तो टारगेट हुआ है। बट ये इसलिए बताया क्योंकि न्यूज से पहले ये मैं कैसे समझा तो नहीं सकती, लेकिन वही है कि प्राइस चार्ट के साथ आपको छोटी छोटी चीजें और गेस करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है। बट फ्रॉम देयर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट बन गया है। नाउ इट्स टू लेट टू एंटर। अगर आप अभी एंटर करने के बारे में सोचेंगे तो इस जैसे स्टॉक में 30% का मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर भी 1.5 साल के अंदर करता है। सिंस वी रिकमेंडेड दिस 30% ऑलरेडी आया है। और अगर और थोड़ा सा पीछे जाओगे आप, मैंने वहां रिकमेंड नहीं किया था, अगर आप और थोड़ा पीछे जाएंगे तो इस साल I mean 2026 itself almost 60% चला है। तो आपको ये इसलिए बताया गया ताकि अब जब आप एंट्री लें तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि 60% चला हुआ स्टॉक जो 4 महीने के अंदर 60% का रिटर्न दिया है, एक तो उसका बीटा हाई है। यस, मार्केट की डेंट की वजह से वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिला, वो हो गया। बट अब जब आपको एंट्री बनानी है तो या तो आप आधा आज खरीदिए, खरीद सकते हैं स्टॉक में, आज भी कोई बुराई नहीं है। चला बेशक है, बट अभी भी इसके लिए जो पड़ाव है, इसका जो जर्नी है, वो अभी भी काफी बची हुई है। जस्ट टू स्पेसिफाई, जो फर्दर जो मुझे टारगेट एंट्री कहां पर है मैं डिस्कस करती हूँ, बट जो फर्दर टारगेट्स है, हमारे 4,700 के टारगेट हो चुके हैं। आई ऑलरेडी गिव दिस डिस्क्लेमर। बट अब जो फर्दर यहाँ से टारगेट्स है 8,200 और कम से कम, फिर इसके बाद बीच में कहीं दूसरा टारगेट नहीं लगता 10,000 से पहले। सो इतनी बड़ी छलांग, लगभग 20-30% की और इसमें अपसाइड बाकी है। नाउ इसको प्लान कैसे करें कि आप इसको चेज कर पाए? देखिए, पहले तो आपने ये समझ लिया कि 4 महीने में 60% चला और पिछले 2 महीने में लगभग 30%। तो इसका जो चाल है उससे आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा बैकफुट पे जाके फिर चल रहा है, राइट? तो करें ये कि आधा आप आज खरीद सकते हैं एट द रेट ऑफ 7,500, क्लोज टू 7,570 चल रहा है अभी। इस प्राइस पर खरीद के अगर मौका मिला तो पोजीशन आप अपनी 7,000 पे कंप्लीट कर लें। और अगर लग रहा है कि यहाँ से पहले ब्रेकआउट आ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि अब यहाँ से ब्रेकआउट सीधा 8,000 का हो रहा है, तो वहां भी आप अपनी पोजीशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी कंडीशन पहले आए उसके हिसाब से अपना स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है। अगर
7,000 पर आपकी एवरेज हो रही है, ध्यान से नोट कर लें आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, अगर 7,000 पर आपकी एवरेजिंग हो रही है, देन योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 6,500, 6,500। अगर 8,000 के ऊपर आपकी प्रॉफिट पिरामिडिंग हो रही है, देन योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 6,950, 6,950। तो इस तरह से आप इसकी मूवमेंट को अभी भी एनकैश कर सकते हो। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आप लेट तो हैं, बट क्योंकि स्टॉक में मजबूती आगे भी रहेगी, इसलिए स्ट्रेटेजिकली आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 6,950 का स्टॉप लॉस होगा अगर आप 8,000 पे एवरेजिंग आती है और 7,000 पे एवरेजिंग आती है तो 6,500 का। और टारगेट इसके दोनों केसेस में टारगेट अच्छे हैं संदीप जी, आप 9,200 और 10,000 के टारगेट हैं, इसमें आराम से आ सकते हैं। मतलब 9,200 और 10,000। या फिर थोड़ा सेव करना है, 9,200 से थोड़ा श्रिंक करना है अगर आपको, क्योंकि रिस्क कम ले रहे हो और आपको लग रहा है स्विंग ट्रेड में बुक करना है, तो 8,500 और 10,000 के टारगेट आप अपने हिसाब से कर लो। 9,000 भी आना है, 8,500 तो आना ही है जब 9,000 आना है तो, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो 8,500 पे भी बुकिंग कर सकते हैं स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, ओके, परफेक्ट है मैम। इसके साथ साथ ना एक बार आप ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया टेरल इसको भी देख लीजिए। आज इस शेयर में 11.5% तक की गिरावट रही है। वजह ऑब्वियस है, इनके जो नंबर्स आए ना उससे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है नंबर्स में, स्पेशली इनके जो मार्जिन्स हैं उसको लेकर काफ़ी धक्का लगा है निवेशकों को। 6 तिमाही के निचले स्तर पर इनके मार्जिन्स पहुंच गए हैं जो कि 17.5% पर आ गए। मुनाफा भी साल दर साल केवल 1.2% ही बढ़ा है। और दूसरी बात, ICICI सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जो ऑर्डर बुक आई है वो 5,005 करोड़ की आई है, जबकि इन्होंने गाइडेंस दिया था 8,000 करोड़ का। यानी कि जो ऑर्डर इनफ्लो है वो उतने मजबूत नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। स्टॉक में रनअप बहुत अच्छा हमने देखा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली की चपेट में आ रहा है। मैम, ये जो मुनाफा वसूली हो रही है या फिर थोड़ा जो प्रेशर है या घबराहट है या फिर चिंता दिख रही है, ये मौका है या फिर इससे निकल जाना चाहिए? मौका है, और लेट मी पुट इन इट्स माय वे। मुझे कैसे लगता है आज के डेट में इसका मार्केट कैपिटल अगर आप देख रहे हो तो 9,300 करोड़ के आसपास है। इसके हिसाब से भी ऑलरेडी आप ICICI की रिपोर्ट और इनकी प्रोजेक्शन अगर मैं उसको भी हाफ कर दूं, तब भी 2,500-3,000 करोड़ की ऑर्डर बुक तब भी नेट नेट में निकलने वाली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि खराब कंडीशन में भी इसके पास बिजनेस की प्रोबेबिलिटी है। वन सेकेंड, व्हेन वी आर टेकिंग दिस डिसीजन, सो वी आल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड कि क्या फाइनेंशियली इसके मतलब जब रिजल्ट्स की बात आ रही है तो 2-4 चीजें और इंपॉर्टेंट देखनी पड़ती है। एक तो ये कि सेक्टर से जिस समय हम ये डिसीजन ले रहे हैं तो उस समय ये सेक्टर से बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पे तो नहीं मिल रहा आपको। तो वैसा केस 10% एक्सपेंसिव, 12.5% अपने सेक्टर से लगभग ये महंगा है, विच इज ओके जब आपके पास में अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो। नाउ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं नाउ हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि Q-on-Q बेसिस पर कंपनी का मुनाफा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन Y-on-Y बेसिस पर जब ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है Y-on-Y बेसिस पर थोड़ा डिक्लाइन, अप टू 3% ऑलमोस्ट डिक्लाइन नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेवेन्यू बढ़ा लो लेकिन नेट प्रॉफिट में आपके डिक्लाइन दिख रहा है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा डिप नहीं दिख रहा मुझे, रिकवरेबल है। अगर इनकी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन पे आ जाती है तो हो सकता है कि अगले 2 क्वार्टर में हमको एक बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाए, और चांसेस और भी ज्यादा है संदीप जी, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने एनर्जी में शिफ्ट देखा है तो इनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो ये बहुत लाजमी है कि एग्जीक्यूशन या फिर ऑर्डर की फुलफिलमेंट थोड़ी ज्यादा हो। अब इनके पास कैपेसिटी कितना है उसका जरूर एक कंसर्न आएगा कि अगर ऑर्डर फ्लो ये मैनेज कर पाते हैं, ऑर्डर कंप्लीशन ये कर पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा कंसर्न रहने वाला है। नाउ 2-3 चीजें और देखनी है। सेक्टर का कंपैरिजन तो हो गया आपका, अपने पीर से भी आपको थोड़ा बहुत आपको ये देखना है कि आप अपने पीर से महंगे हो तो क्या उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मीडियोकर कंडीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि आज अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। नाउ ये एक अपॉर्चुनिटी है टेरल में या फिर टेरल में अगर आप एक एंट्री के तौर पर देखें तो अभी 309 के पास में चल रहा है, यहाँ से बाइंग बनती है इन माय ओपिनियन। और आप एक काम उस व्यू पर कि आप इतनी सारी चीजें जब हम डिस्कस करें तो स्विंग ट्रेड का व्यू नहीं होता। जब ये एस्पेक्ट्स हम चेक करते हैं तो मैं सिर्फ इसको कि हम क्या इस स्टॉक को 4 महीने 1 साल होल्ड किया जा सकता है, ये कम से कम की प्रोजेक्शन है। तो आज जब इसको 309 पर खरीद रहे हैं, यू शुड बी वेटिंग फॉर द टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 350, 410 एंड 450। अगर आप ये टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, एंड इट मे गो अप टू 500 ऑल्सो, बट वो बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आप ये टारगेट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, 309 के पास में खरीदा जा सकता है विद अ कंडीशन कि अगर 2-4 दिन के अंदर या हफ्ते भर
के अंदर अगर आपको 260 एक बार मिले तो वहां पर थोड़ा बहुत एडिशन करने की गुंजाइश रखिए। यू गॉट टू मेंटेन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट, अभी चल रहा है 309 पर, आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 225 रुपए का रखना होगा अगर आपको ये सारे टारगेट्स चेज करने हैं। एंड गुड थिंग इज कि जैसे ही आपका पहला टारगेट यहाँ पर हिट हो जाता है, देन यू कैन ट्रेल इट एट कॉस्ट, राउंड फिगर 300 पर ट्रेल कर लो और फर्दर मूवमेंट को सिंपली एंजॉय करो। मैं बोल जरूर रही हूँ कि 4 महीने से 1 साल लग सकता है, लेकिन उतना समय लगेगा नहीं। ये आपको पता होना चाहिए कि जब स्टॉक चलना शुरू होता है तो सर्किट लगते हैं इसमें। अब जब गिरना शुरू होता है तब भी लगते हैं, लेकिन जब चलना शुरू होता है तब भी इसमें बड़ी रेंज में ही काम होता है। ठीक है, तो आप कह रही हैं कि इसको अभी खरीदिए 309 पर और नीचे 260 रुपये तक भी डिप्स पर लेने की गुंजाइश रखिए। 350, जी 410, 450 और इवेंचुअली बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, हालांकि 500 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 225 रुपये का होना चाहिए। तो थोड़ा आप यहाँ पे खरीदिए और गुंजाइश रखिए कि नीचे और आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर भी आप धीरे धीरे लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बीच आपको बता दूं कि अनिल वर्मा जी हमारे साथ स्टैंडर्ड प्लान लेकर हमारे प्राइम मेंबर के रूप में जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है अनिल जी। आपका सवाल मैं लेने की कोशिश करता हूं, अगर आपने पोस्ट किया है तो एक बार ज़रा बजिंग स्टॉक्स वाली सूची निपटा लें। मैम, एक वेबसोल एनर्जी है, वेबसोल एनर्जी में देखिए आज 10% का अपर सर्किट लगा है। दिग्गज निवेशक हैं विजय केडिया साहब, उन्होंने इसमें एंट्री की है। एंट्री तो क्या मतलब, पहले भी उनके पास शेयर थे, अब उनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ गया। सेबी का एक नॉर्म है मैम कि जब 1% से ज़्यादा होल्डिंग हो जाती है तो आपका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखने लगता है। तो उन्होंने 44,44,000 शेयरों की खरीदारी की है 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान। कुछ 1.02% स्टेक खरीदा गया इनकी ओर से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम आने से अब इसमें उत्साह बन गया है, तो इनको फॉलो किया जाए। यस, सोलार पैनल्स में काम कर रहे हैं सेक्टर से अभी भी सस्ती है, जबकि 60 रुपए से 90 रुपए प्लस की जर्नी अभी बहुत मोस्ट रिसेंट डेज में 1.5 महीने के अंदर इसने किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको और भी कुछ देखना चाहिए। वो ये भी है कि एफआईआईज ने ईयर बेसिस पर यहाँ पर ऑलमोस्ट 3%, अप टू 3%, ऑलमोस्ट 3%, 2.94 है स्पेसिफिकली का स्टेक बढ़ाया है। डीआईआईज ने भी इसमें खरीदारी किया। अब इसमें डीआईआईज अपने वाले तो नहीं है, तो वो भी हो सकता है। बाकी ये सारे एस्पेक्ट्स के साथ में अगेन जो मुद्दे की बात है कि ये किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है वो ज्यादा मैटर करता है। अभी आपको अगर मैं 2 स्टॉक्स सामने रखूं, जैसे कि प्रीमियर एनर्जी आज की डेट में हमारे सामने फॉर एग्जांपल, और वेबसोल, तो किसको खरीदने का वोट जाएगा? वेबसोल को जाएगा। सेक्टर से सस्ती है, प्रॉफिटेबल है और सॉरी स्टेक बढ़ा रहे हैं लोग इसमें, तो ये सारी चीजें इसके पक्ष में जाती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर लेने के लिए जो रिस्क है प्राइस वाइज, परसेंटेज वाइज एज कंपेयर टू कम है, जो कि प्रीमियर एनर्जी में आज की डेट में भी है। तो इस सारे फैक्टर पर अगर वेबसोल एनर्जी में आपकी बाइंग का व्यू है, मेरा है, अगर आप इसको बाय करने का विचार कर रहे हो तो पहले तो सुनो टारगेट और उसके बाद स्टॉप लॉस प्लानिंग कैसे करना है वो। सो इट इज ट्रेडिंग एट 97। इस प्राइस पर भी आधा खरीद सकते हैं, आधे को बचा के रखना पड़ेगा। अगर बाय चांस 82 आया उसी पर ऐड करना, अदरवाइज नहीं करना। अगर बाय चांस 82 आया तो ऐड करो, अदरवाइज एज इट इज 50% से एक्सपोजर से बाय कर सकते हो। बाय ओनली 50%, बिकॉज एज आई जस्ट सेड कि 60 रुपए से 100 की जर्नी इसने अभी अभी की है। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। ऑलराइट, सो यहाँ से आपके लिए जो पहला टारगेट बनेगा वो 120 का होगा एंड दूसरा टारगेट अप्रोक्सीमेटली 150 का। दूसरे टारगेट का वेट करने की सलाह दूंगी जो 50% एक्सपोजर पर आप लोग आ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, वेबसोल एनर्जी हमारी रिकमेंडेशन में 65 के भाव से रहा है, तो अभी भी इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में स्टॉक है सोलर पैनल्स, इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और एक हिंट दे दूं अगर, तो सीज फायर तो अनडिफाइंड टाइम के लिए चला गया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सप्लाई है अभी भी ब्लॉक्ड है। तो ये चीज आपको इंसाइट देती है दैट एवरी सिंगल कंट्री विल ट्राई टू बी सेल्फ रेजिलिएंट। जहां पर एनर्जी की बात आती है तो वो चाहेंगे कि हमारी निर्भरता दूसरों के ऊपर कम से कम हो। तो इन कंपनीज के ऊपर फोकस अब बढ़ना ही बढ़ना है। दाम भी बढ़ेंगे और जो कॉस्ट है, एक्चुअल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अरे आपकी इस बात को थोड़ा और सब्सटेंशिएट अगर मैं कर दूं ना, तो ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से $100 के पार चला गया। भले ही इंडेफिनेट टाइम के लिए ये सीज फायर को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल जाता, यूएस की नाकाबंदी नहीं खत्म हो जाती या फिर आवाजाही नहीं शुरू हो जाती जहाज़ों की, शिप्स की, तब तक क्रूड में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा ही। और ये सब ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है। मैम, थोड़ा जल्दी में ज़रा आप मुझे जेपी पावर को लेकर भी राय दे दीजिए। आज हुआ क्या है कि स्टॉक में 6.5% तक का मूव
हमने देखा क्योंकि हुआ क्या कि अदानी ग्रुप का ये जो जेपी एसोसिएट खरीद वाला मामला है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, ये हम सब जानते हैं। अब उसमें जो सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को सपोर्ट किया है अदानी ग्रुप ने, और सीओसी ने क्या कहा है कि जो बोली रिवाइज की गई है वेदांता ग्रुप की ओर से उसके ऊपर विचार नहीं किया जाएगा, और इस पक्ष का सीओसी के इस पक्ष का अदानी ग्रुप ने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है कि उसको आप कंसिडर मत कीजिए। आपको बता दें कि जहाँ तक जेपी पावर की बात है तो जेपी एसोसिएट्स के पास जिसकी दिवालिया प्रक्रिया को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदानी ग्रुप ने बोली जीती थी और जेपी एसोसिएट्स के पास जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी है, जो कि माना जा रहा है कि यहाँ पर नहीं रुकेगी, 50% हो जाएगी अगर जेपी पावर की जो ओनरशिप है अगर अदानी ग्रुप के पास पहुँचती है तो। एक महीने में मैम 33% ऑलरेडी ये शेयर चल चुका है। इस पर एक सवाल भी आया था माइक राव जी का, मैंने उस समय नोट कर लिया था। ये मैम आप ही से सवाल पूछना चाह रहे थे, इन्होंने 20 रुपये 3 पैसे पर शेयर लिए हैं जेपी पावर के, इसको ज़रा रिव्यू कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए, और स्टॉक में करना क्या है। ओके, पहले डीप ब्रीथ, क्योंकि आपने 20 रुपये 30 पैसे पर 3 पैसे पर लिया है, 20 रुपये 3 पैसे बोला ना। हाँ जी, तो हाँ जी। यहाँ पर आपने लिया है, वो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिया है। क्यों, सिर को ताप आया है क्या आपके? तो ऐसे काम नको करो भाई, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाला मूवमेंट आप एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख लो कि शॉर्ट टर्म में जा रहा है, बिकॉज वैसा तो हो रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? वो सवाल पूछा नहीं आपने अपने आप से, पूछना चाहिए। वेल, जेपी बार रिकमेंडेशन देखिए, मुझे बताना पड़ेगा ये शॉर्ट में ही, लेकिन बताना जरूर पड़ेगा। 14 रुपए 15 रुपए की रेंज से रिकमेंडेशन ऑलरेडी दी है, 20 रुपए का टारगेट दिया था, इट इज लाइक 35%। तो जितना ये चला है ना उतना ही वहीं से रिकमेंड किया था। अब आपने जो एंट्री की है ना, ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से, मिड टर्म प्रोस्पेक्ट से ठीक है। अभी अभी इसमें ब्रेकआउट आया, बॉटम फॉर्म हुआ, न्यूज पॉजिटिव है, चलेगा, क्योंकि ये स्टॉक अभी यहाँ से आपको 22, 24, 25, 28 ये टारगेट से जो आ सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म की बात मत करिए, ये एक्सपेक्टेशन गलत है, यू गॉट टू रिवाइज इट। अब यहाँ पर क्योंकि आपकी एंट्री मोस्ट रिसेंट है, अगर आप मुझसे पूछें कि ग्रीन कैंडल को देख के फ्रेश ब्रेकआउट ट्रेड किया है तो स्टॉप लॉस आता है 18 रुपए 50 पैसे, लेकिन ये काम नहीं करेगा इसमें। जिस काउंटर पर आपने हाथ डाला है वहां पर स्टॉप लॉस कम से कम 15-20% दूर होता है, क्योंकि आपके टारगेट्स भी वैसे हैं। विल यू बी एबल टू मैनेज दिस? इफ यस, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 17 रुपए का रहेगा। इफ यू कैन मैनेज दैट, तो आपने टारगेट अब 22.5 नहीं 22 ही है, 22, 24, बीच में आप एक चाहें तो 22, 24, 27, 30 इस तरह के टारगेट आप चाहें तो रख सकते हैं। बट मैं एक मोटा मोटा रेंज बता देती हूँ। अब यहाँ से 20 रुपए का टारगेट आ चुका है, बट अब यहाँ से 22 रुपए से लेकर के 30 रुपए के टारगेट और आ सकते हैं इसमें। बट आप शॉर्ट टर्म की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जेपी पावर से, बहुत गलत बात है। आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लो, बट आई होप कि आपने पोजीशन ठीक से मैनेज किया होगा। कम से कम एक चीज तो ठीक रखो। तो स्टॉप लॉस कहाँ रखना है इसका? अगर सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के बाय किया है तो इसी के नीचे है, जो कि आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पर 18 रुपए 70 पैसे का। चलेगा नहीं, हिट हो सकता है, लेकिन अगर आप जो मैंने टारगेट दिए हैं आपको, तो आपके टारगेट भी वैसे ही रखिए, 19.5 रुपए, 19 रुपए 70 पैसे, सॉरी 20 रुपए 70 पैसे, 21 रुपए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, बट अगर जो टारगेट्स मैंने दिए हैं उसके लिए स्टॉप लॉस है 17 रुपए मिनिमम बोल रही हूँ। ठीक है, ओके, परफेक्ट। एक आखिरी स्टॉक है मैम, जल्दी से राय दीजिएगा क्योंकि मुझे आईपीओ वाला एक भी डिस्कशन करना है। ट्रेंट, इसके ना नतीजे आने वाले और पहली बार ऐसा होगा इतिहास में जब ये ट्रेंट बोनस मेरे इशू। पोर्टफोलियो में आज भी है, मैंने अभी इसको उस दिन भी खरीदा, अब भी है, सो आई एम स्टिल होल्डिंग इट।